तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भी छात्र छात्राएं बीए 5th सेमेस्टर में हैं और होम साइंस लेकर रखे हैं, यानी कि वो सभी छात्राएँ जो बीए 5th सेमेस्टर में दोस्तों होम साइंस लेकर रखा है और उन लोगों के लिए अभी तक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं हो पाया था, तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो महामैराथन होने वाले हैं, यानी कि महासंग्राम होने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को वही सभी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे कि हमारा जो सिलेबस का नाम है कपड़ों की सतह पर अलंकरण, यानी कि परिसज्जा, कपड़ों की सतह पर। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले कि क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि परिसज्जा को परिभाषित कीजिए। परिसज्जा क्या होती है? तो परिसज्जा के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा कि परिष्कृत युवा परिसज्जाएं आधारभूत होती हैं, अर्थात इन्हें सभी प्रकार के वस्त्रों पर प्रयुक्त किया जाता है। क्या होता है परिसज्जा? क्या होता है? इन्हें सभी प्रकार के वस्त्रों पर प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जो डिजाइन वगैरह होते हैं उनका अलंकरण करना होता है, मतलब सजावट, सुंदर और सब कुछ उसमें निखार करना, सब कुछ आता है परिसज्जा के अंतर्गत। ये परिसज्जाएं हैं वस्त्र को सीधा करना, उन पर इस्त्री करना। जैसे कि भैया आप लोग करते हो ना, घर पे बोलोगे भैया कपड़ा धोए उसके बाद इस्त्री वगैरह करते हो, प्रेस वगैरह, तो उससे क्या होता है कपड़ा में थोड़ा चमक आ जाता है। तो यही होता है कि मतलब परिसज्जा क्या होता है कि वस्त्र को सीधा करना, इन पर इस्त्री करना, फिर उन पर सफ़ेदी लाना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, नील वगैरह पहले गांव में 1 रुपया वाली डिब्बी आवत रही और मतलब छोटा छोटा पाउच आवत रहा, तो वही सब उसमें मतलब सफ़ेदी लाना। वो नील का एक प्रचार भी करती है ना, ऐड आता था टीवी वगैरह पे, तो वही समझ लीजिए यहाँ पर है। उसके साथ साथ रोए व गांठें काटकर उनकी सतह को चिकना बनाना। क्या होता है कि जो रोए होते हैं उसमें और गांठें, उनको काटकर उनकी सतह को चिकना बनाना होता है। जैसे कि बहुत सारे जो ऐसे मखमली कपड़े होते हैं जिनमें रोए वगैरह निकल आते हैं, तो उसमें उनकी रोओं को काटकर, उनकी गांठें को काटकर उनकी सतह को चिकना बनाना आदि। इन परिसज्जाओं को वस्त्र की किस्म, तंतुओं की प्रकृति के अनुसार ही चयन करना पड़ता है। तो आप लोगों को परिसज्जा की परिभाषा बहुत अच्छे से आ गई होगी। उसी के साथ साथ एक परिभाषा और यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग अच्छे से देखना लास्ट तक और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखते हैं परिसज्जा की परिभाषा। डिफाइन ऑफ फिनिशेस, करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं जिससे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श में चिकना, कोमल एवं मुलायम हो जाता है। तो भैया आप लोग अच्छे से देख लेना, बता दो फटाफट क्या होता है। देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगता है, वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, वही क्या कहलाती है? परिसज्जा। यानी भैया अपने शब्दों में आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना कि कपड़ों का जो बाह्य स्वरूप है वो दिखने में अच्छा लगे, और ऐसी मतलब परिसज्जा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बाह्य रूप है वो परिवर्तित होकर निखर जाए, गुणों में वृद्धि हो जाए, स्पर्श में चिकना हो, भैया मुलायम कपड़ा हो। बहुत लोगों का ना मुलायम कपड़ा अच्छा लागत है। स्पर्श में चिकना, कोमल एवं मुलायम हो, देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगे। भैया देख लो कपड़ा ना तो बहुत जबरदस्त लगे, जिसका कहते हैं बहुत अच्छा सुंदर सा ड्रेस। तो वो और का हो, उसका कार्य क्षमता थोड़ा ज़्यादा हो, यानी कि मजबूती भी उसमें आई जाए, तो वही क्या कहलाती है? परिसज्जा कहलाती है। इस प्रकार विधियों के द्वारा विविधता, ताजगी और नवीनता लाई जाती है। इस प्रकार की विविध विधियों के द्वारा जो परिसज्जा होती है उसमें ताजगी एवं नवीनता लाई जाती है। तो आप लोग अपने शब्दों में अच्छे से तैयार कर लेना कि क्या होता है आखिर परिसज्जा। अब इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनावटी वस्त्रों से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भैया, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। भैया नहीं बहनों, भैया लोगों को तो तैयार नहीं करना रहता है, सॉरी बहनों, सिस्टर वगैरह जो भी हो। वस्त्र की परिष्कृत करने की कुछ प्रक्रियाएं उसके वास्तविक रूप को ही बदल देती हैं। क्या है बनावटी वस्त्रों से आप क्या समझते हैं? जो बनावटी वस्त्र क्या होते हैं, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
वस्त्र की प्रकृति करने की कुछ प्रक्रियाएं उसके वास्तविक रूप को ही बदल देती हैं। परिणाम स्वरूप मर्सराइज्ड धागा रेशम के समान मालूम पड़ने लगता है, या रुई में वस्त्र पर रोए खड़े कर देने से ऊन के समान दिखने लगता है, जैसे फलालेन। जैसे कि भैया आप लोग गांव में देखे होंगे ना, फैदर वाला ऊन, फैदर वाला स्वेटर वगैरह देखे होंगे ना ठंडियों में, तो वो सब क्या होता है, एक बनावटी वस्त्र है। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है कि जो उसको मॉइस्चराइज करके, यानी उसमें मेंटेनेंस करके, जैसे मॉडिफाई करके, और उसको एक रियल कपड़े के जैसा या रियल ओरिजिनल वाले के जैसा बनाया जाए, तो ही क्या होता है, बनावटी। अब देखते हैं क्या कि वस्त्रों की परिष्कृत करने की अनेक प्रक्रियाएं हैं। वस्त्रों को जो परिष्कृत करने, यानी कि परिसज्जा के अंतर्गत जो परिष्कृत करने की अनेक प्रक्रियाएं हैं, किस वस्त्र के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया काम में लाई जाए, इसके लिए रेशों की प्रकृति, धागे के प्रकार एवं उसकी बुनाई पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। साधारण बुनाई वाले वस्त्रों को परिष्कृत कई प्रकार से की जाती है, किंतु सुंदर और बारीक बनाई जाने वाली वस्त्रों के लिए कुछ विशेष प्रकार की ही प्रक्रियाएं ही अपनानी पड़ती हैं। यानी जो विशेष प्रकार की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, वो जब सुंदर और बारीक बनाने वाले कपड़े होते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं। अब उसके साथ साथ देखते हैं कि वस्त्र की कार्य क्षमता एवं रख रखाव किस प्रकार किया जाता है। तो आप लोगों के लिए बता दूं बहनों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है कि रख रखाव वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो होम साइंस पेपर फर्स्ट आप लोगों को अच्छे से तैयार करके रखना है, अभी कल ही एग्जाम है, तो ये आप लोगों को अच्छे से तैयार करके रखना है कि वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि करना। वस्त्र को प्रयोजन के अनुसार इस प्रकार परिसज्जा द्वारा इसकी कार्य क्षमता एवं गुणात्मक में वृद्धि की जाती है। जैसे फायरमैन का वस्त्र अग्नि अभेद, फायर प्रूफ जल से बचाव के लिए जल अभेद वाटर प्रूफ वस्त्र बनाया जाता है। क्या किया जाता है कि जब वस्त्र का प्रयोजन इसमें बताया गया है भैया, आप लोगों का बहनी आप लोगों का बताया गया है, इसमें क्या बताया हुआ है कि जो रख रखाव कार्य क्षमता जो वस्त्र के हो वो किस प्रकार से ज़्यादा हो, किस प्रकार से करो क्योंकि कार्य क्षमता ज़्यादा हो सके तो गुणवत्ता। तो गुणवत्ता इसमें क्या बताया, जैसे फायरमैन का वस्त्र क्या होता है ना, फायर प्रूफ होता है, यानी कि वाटर प्रूफ कोई होता है, कोई जैसे वाटर प्रूफ में आप लोग रेन कोट देखत हुई हो, वैसे फायर प्रूफ होते हैं जो मतलब अग्नि शमन वाले होते हैं ना, फायरमैन वगैरह, तो वो लेकर जो वो कपड़े पहनते हैं कि आग की लपटों से बचे रहें। और जल अभेद यानी वाटर प्रूफ क्या होता है, जो जल से भीगे ना, जैसे छतरी वगैरह हो गया और रेन कोट वगैरह, बरसाती कोट। तो यही सब भैया आप लोगों का अच्छे से देखा है। पर्दे अपहोल्स्टरी पोशाक के वस्त्र पर इस प्रकार की परिसज्जा दी जाती है ताकि उसकी लटकनशीलता अच्छी से हो और भली भांति ड्रेप कर सके। कीड़े, जीवाणु, सूर्य के प्रकाश, मौत आदि से बचाव के लिए प्रकार की परिसज्जाएं देकर वस्त्र की गुणात्मकता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि की जाती है। अब देखते हैं वस्त्र का रख रखाव करना क्या होता है। वो तो कार्य क्षमता हो गई। वस्त्रों की सफाई, धुलाई एवं रख रखाव में अधिक समय एवं सख्त व्यय होता है। भैया काहे ना व्यय हुई, देखो तो लड़कियों का हाथ घिस जाए तो पूरा कपड़ा धो धो, मतलब लड़कियाँ ही ना, मम्मी वगैरह जो कपड़े धोती हैं किसी के, तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कपड़ों को धुलो, फिर सुखाओ, फिर उसके बाद इस्त्री करो, फिर उसके बाद उसको तह करके यानी मोड़ करके फोल्ड करके फिर रखो, तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत होता है, समय एवं शक्ति दोनों व्यय होता है। तो इसी के लिए देखते हैं परिसज्जा द्वारा वस्त्र को इस प्रकार से परिष्कृत करना कर उपभोक्ता के सामने पेश किया जाता है ताकि यह कम समय, शक्ति एवं मेहनत में ताज़ा, नवीन एवं सुंदर दिखता रहे। जैसे धोवो और पहनो, वॉश एंड वियर, वस्त्र स्थायी इस्त्री, सिकुड़न अवरोधु इत्यादि। यानी कपड़े ऐसे बनाए जाएं जो वस्त्र स्थायी इस्त्री हो, एक बार इस्त्री कर दो और हमेशा के लिए सिकुड़न अवरोधी हो, सिकुड़न ना पड़े। सिकन अवरोधी परिसज्जा से वस्त्र बार बार पहनने अथवा उपयोग में आने से भी इनका सिकन यानी क्रीज नहीं पड़ता है। इसी प्रकार हीट सेट द्वारा वस्त्रों पर अस्थायी इस्त्री भी की जाती है। तो ये क्यों करते हैं, ताकि बार बार आप लोगों का मेहनत जो लगता है वो बचा रहे। अब सबसे पहले देखते हैं फिर प्रश्न नंबर 4 की सेंफोराइजिंग क्या होता है। सेंफोराइजिंग
तो सेंफोराइज एक व्यापारिक चिन्ह है जो इस बात का द्योतक है कि इस छाप सेंफोराइज्ड का वस्त्र धुलाव के बाद सिकुड़ेगा नहीं। ये क्या है? एक व्यापारिक चिन्ह है। आप लोगों को याद रखना कि यह ऐसा एक चिन्ह है, यह इस बात का ये संकेत है कि जो इस छाप का वस्त्र होता है ना, वो धुलाई के बाद सिकुड़ता नहीं है। जब वस्त्र बनकर तैयार होता है तो उसकी स्थिति आकर्षक नहीं होती। जब परिष्कृत होती है तो वस्त्र कैलेंडरिंग आदि मशीनों के माध्यम से गुजरता है, जहां उसे और अधिक खींचा जाता है। कभी कभी परिष्कृत वस्त्र का जितना वह वास्तव में लंबा चौड़ा हो जाता है, उससे भी अधिक खींचकर लंबा चौड़ा बना देते हैं। जिससे आप लोगों ने देखा होगा, आता है ना इलास्टिक वाला टी शर्ट वगैरह चल गया है, लोवर वगैरह, जो मतलब कैसे भी बैठ जाओ तो वो फटेगा नहीं। पहले क्या होता था भैया, कहीं भी बैठने में शर्म लगती थी, क्योंकि सब लोग डरते थे ना भैया, जीन्स पहनते थे तो सब लोग डरते थे कहीं भैया कहीं भी बैठ जाएंगे तो हमारा जो क्या बोलते हैं म्यानी, उसको फट जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग पहले परेशान रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। अब ऐसे बहुत सारे जीन्स आ गए हैं, लोवर वगैरह आ गए हैं, जो कैसे भी बैठ जाओ तो वो फटेगा नहीं। फिर क्या है, धुलने के बाद वह उस माप का नहीं रह पाता। अतः इस क्षेत्र में यह प्रयत्न किया गया कि वस्त्र धुलने के बाद उपरांत सिकुड़े नहीं। इस कार्य के लिए नई मशीनों का अनुसंधान किया गया, जिनकी सहायता से फैली हुई वस्त्रों को उनकी परिष्कृत नष्ट किए बिना ही घना बनाया जा सकता है। सेंफोराइजिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें वाष्प द्वारा गर्म रोलर्स लगे होते हैं। वस्त्र को इन रोलरों से सीधे न गुजारकर रोलर में लगे कंबलों के बीच से होकर गुजारा जाता है। कंबल होने के कारण रोलर के दबाव से वस्त्र उतने ही खींचते तथा दबते हैं जितनी उनकी स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रकार वस्त्र बार बार की धुलाई के उपरांत भी नहीं सिकुड़ते। रोलर के दबाव से वस्त्र घना, चिकना, चमकदार एवं कोमल हो जाता है। फिर क्या है, जलट अभेद वस्त्र कौन से होते हैं? यानी जल अभेद के अंतर्गत वाटर प्रूफ, जैसे भैया वाटर प्रूफ का है छतरी, रेनकोट। गांव में देखा था यो ना, शहरों में तो ज़्यादा रेनकोट यूज करते हैं, गांव में तो बहुत कम लोग छतरी ज़्यादा यूज करते हैं भैया। वो बोरिया पन्नी वगैरह ओढ़ के चले जाते हैं खेते पाते कहीं। तो जैसे भी हो सब चलत है वाटर प्रूफ के तौर पर। बरसाती वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में जलभेद वस्त्रों के निर्माण कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तिरपाल, बरसाती आदि बनाने के लिए वस्त्र पर तारकोल आदि का लेप किया जाता है। जैसे भैया मैंने बताया था ना, तिरपाल, बरसाती वगैरह कुछ भी जो पाँव सब लपेट के चलो भैया खेती का। यह वस्त्र घटिया, भारी तथा सस्ता होता है। भैया घटिया काहे होते, घटिया काहे लिख दियो यहाँ। यह देखने में तथा छूने में आकर्षक नहीं दिखाई देता है, किंतु जिन वस्त्रों का उपयोग बरसाती तथा दूसरी पोशाकों के लिए किया जाना होता है उनका कोमल तथा चिकना होना आवश्यक है। यानी जो वस्त्रों का प्रयोग बरसाती तथा दूसरी पोशाक के लिए किया जाता है उनका चिकना होना और कोमल होना आवश्यक होता है। वाटरप्रूफ पोशाकों की सतह को रबर के घोल से लेप कर दिया जाता है, किंतु अब रबर के स्थान पर संश्लेषणात्मक राल यानी रेजिन का प्रयोग किया जाने लगा है। इस प्रक्रिया से बुनाई के कारण बने छिद्र बंद हो जाते हैं और रेशे ढक जाते हैं, अतः पानी ऊपर से ही फिसलकर बह जाता है और भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। वस्त्र का झिरझिरापन समाप्त हो जाने से इनमें क्या होता है, हवा प्रवेश नहीं कर पाती और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होता है कि इसमें एक संश्लेषणात्मक राल लगा दिया जाता है जिससे पानी इनके अंदर न जाए, रेशे ढक जाते हैं, छिद्र बंद हो जाते हैं, फिसल कर बह जाता है। लेकिन यह क्या होता है, इनको ज़्यादा टाइम तक आप पहने रहो तो वायु प्रवेश नहीं कर सकता है, इससे क्या होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। फिर देखते हैं, वाटरप्रूफ वह वस्त्र होता है जिसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता, जबकि पानी अपकरण वस्त्र गीला नहीं होता, किंतु यदि पानी दबाव से आता है तो वह वस्त्र में प्रवेश कर जाता है। क्या होता है कि यदि पानी दबाव से आएगा तो वस्त्र में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन उसमें आप भीगेंगे नहीं। कीट सुरक्षा हेतु परिष्कृत क्या होती है? यानी कि मॉथ प्रूफिंग। समस्त वस्त्रों में ऊन ही एक ऐसा वस्त्र है जो कीड़ा से प्रभावित होती है। कीड़े ऊनी वस्त्रों पर अंडे देते हैं। जब
ये अंडे कीड़े का रूप धारण करते हैं तो ये वस्त्र को हानि पहुंचाते हैं। ये अत्यंत भूखे होते हैं, अतः ये ऊन के रेशों को खाते हैं क्योंकि ऊन इसके लिए सर्वोत्तम भोजन है। ये कीड़े दूसरे देशों जैसे रुई, लिनन आदि पर भूखे जीवित नहीं रह सकते हैं। सही दोस्तों, दूसरे रेशों है, ये देशों मत पढ़ना। परिणाम स्वरूप जैसे ही कीड़े उनके रेशों को खाते हैं तो वो वस्त्र में छेद हो जाते हैं। कहा तो भैया देखा हो ना, जाला सयाला लग जाते ना स्वेटर वगैरह पर, और या इनर वगैरह जो होते उसी में, तो वही होते ये मौथ प्रूफिंग। वस्त्र को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या है? पहला, ऊनी वस्त्र को फ्लोराइड और सिलिको फ्लोराइड जैसे विषैले पदार्थों से परिष्कृत की जाती है। ये शुष्क धुलाई पर तो पक्के रहते हैं किंतु धुलाई पर इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस कार्य के लिए डीडीटी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है किंतु इसका प्रयोग बार बार अपेक्षित है। आप लोग को डीडीटी या सिलिको फ्लोराइड जैसे विषैले पदार्थ से उनको धोना चाहिए। क्या होता है? इससे कीड़े नहीं लगेंगे। दूसरा क्या है? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्त्र को इस प्रकार बना दिया जाए कि वह कीड़ों के लिए उपयोगी सिद्ध न हो जाए। ये रासायनिक तत्व वस्त्र की रंगाई करते समय सम्मिलित कर दिए जाते हैं। फिर क्या है? वस्त्र को कीड़ों से बचाने का निश्चित तरीका एक ही है। ऊन के पदार्थों में ऐसे तत्वों का सम्मिश्रण कर दिया जाए जिससे कि वे कीड़ों को खाने योग्य न रहें, या कीड़े खाएं तो वे विष का कार्य करें। इन तत्वों का सम्मिश्रण रंगाई अथवा परिष्कृत के असर पर ही कर देना चाहिए। क्या किया जाता है कि यहाँ पर ऊन के पदार्थों में एक ऐसा तत्व का सम्मिश्रण बता रहे हैं कि कर दिया जाए जिससे वो कीड़े खाएं ना, और खाएं भी तो तुरंत चल बसे। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिंध की कढ़ाई को स्पष्ट कीजिए। सिंध की कढ़ाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो सिंध, कच्छ, काठियावाड़ की कढ़ाई। कच्छ व काठियावाड़ की कढ़ाई व सिंध की कढ़ाई में बहुत समानता है। सिंध की कढ़ाई पर पंजाब व बलूचिस्तान की कढ़ाई का बहुत प्रभाव है। पंजाब की फुलकारी के टांकों व सिंध की फुलकारी के चैन टांकों के सम्मिश्रण से तैयार सिंध कढ़ाई का अपना एक विशिष्ट सौंदर्य होता है। इनमें टांके तो सादे ही होते हैं परंतु शीशे के नन्हे टुकड़ों का प्रयोग अधिक होता है। सिंध में शीशे के टुकड़ों का बटन होल टांके से लगाया जाता है, लेकिन कच्छ और काठियावाड़ के चैन के टांके से लगाया जाता है। इनमें हाथियों, छतरियों, मोर और तोतों के मोटिफ काढ़े जाते हैं। हाथ से बुने कत्थई रंग के कपड़ों पर नारंगी, काले तथा बैंगनी रंग के धागों से कढ़ाई की जाती है। इस कढ़ाई को कानवी कहा जाता है। इस कढ़ाई से लहंगे, चोली आदि वस्त्र काढ़े जाते हैं। कढ़ाई कच्चे सिल्क धागों तथा सूती धागों से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को तैयार कर लेना है। क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ही ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं हम लोग, कितना नहीं। पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण कहाँ होता है? तो पीताम्बर पैठणी वस्त्र हैदराबाद के पेठा स्थान पर निर्मित सुंदर साड़ी और धोती को कहते थे। यह सिल्क से बना जालीदार वस्त्र होता है जिस पर सोने के तारों के नमूने बने होते थे। पीताम्बर पर आंचल व बॉर्डर अलग से बनाया जाता है और साड़ी से सिलकर जोड़ दिया जाता है। साड़ियाँ प्रायः पीले और नारंगी में रंगी जाती हैं और बीच बीच में रंग के फूल, गमले और हंस इत्यादि की आकृतियों को नमूने रहते हैं। यह नमूने भी चटक रंगों में बनाए जाते थे। फिर क्या है? पीताम्बर का प्रयोग पुरुषों द्वारा धार्मिक तथा पूजा के अवसरों पर किया जाता था। यह वस्त्र बहुमूल्य होते थे और परिश्रम से बनते थे। गहरे एवं चटके रंगों से युक्त सुनहरी पृष्ठभूमि पर लाल तथा नीले, सफेद रंगों के सिल्क के धागों से बने नमूने खूब खिलते थे। इससे वस्त्र की सुंदरता, अलौकिकता एवं आकर्षण में चार चांद लग जाते थे। फिर देखते हैं, ये साड़ियाँ कलाकार के कठिन परिश्रम, अटूट धैर्य, विलक्षण बुद्धि, प्रवीण कुशल एवं जादुई अंगुलियों का जीवंत नमूना होता था। ये साड़ियाँ विशिष्ट कलात्मक
से परिपूर्ण कला का अनुपम सौंदर्य होता था, जिसे कलाकार महीनों के परिश्रम के बाद बुन पाते थे। ये वस्त्र काफी महंगे होते थे, अतः इनका उपयोग राज परिवारों द्वारा विशेष अवसरों पर किया जाता था। कौन से पीताम्बर कपड़ों का। लेकिन हालांकि अभी देश में ऐसा नहीं है कुछ, अब धीरे धीरे सस्ते कपड़ों में भी प्रोवाइड होने लगा है ये। जल की कठोरता ज्ञात करने का परीक्षण बताइए। जल की कठोरता ज्ञात करने का परीक्षण क्या है? भैया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। जल की कठोरता ज्ञात करने का परीक्षण क्या है भैया? तो एक गिलास में 2 टेबल चम्मच साबुन का घोल लें, उसमें परीक्षण किए जाने वाले जल की कुछ मात्रा डालकर हिलाएं। यदि दही के सदृश धक्के जमाए बिना अच्छा फेनदार झाग आसानी से बन जाए तो इसका अर्थ है कि यह जल मृद है, यानी बहुत साफ जल है। और जैसे यदि फेने बन जाते हैं, यदि झाग ना बने और दही की तरह सफ़ेद छोटे छोटे थक्के जमा होने लगे तो इसका अर्थ है कि जल कठोर है। यानी कि कठोर जल क्या होता है? जिसमें जब आप डिटर्जेंट पाउडर या साबुन वगैरह घोलते हो ना, तो उसमें जब फेना ना निकले, यदि फेना नहीं निकलता है ना, वो मतलब जैसे इसमें बताया गया दही के जैसा, यानी उसमें घुल जाए और वो मतलब कठोर जल हो जाता है। इसी के साथ साथ 100 मिलीलीटर जल में 1% मिथाइल ऑरेंज की 2 बूंदें मिलाएं। फिर इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 10 बूंदें मिलाकर घोलें। N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 10 बूंदें मिलाकर घोलें। यानी कि जितना जल है, या फिर क्या इसमें बताया गया है, मिथाइल ऑरेंज, इन दोनों का किसी एक का होगा भाई, उनके भाई 10 का हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 10 बूंदें मिलाकर घोल लें। तो यदि जल में लाल दिखाई देता है तो इसका अर्थ है जल मृद है। जल रंग यदि पीला रह जाए तो इसका अर्थ है कि जल कठोर है। अब देखते हैं, जल को उबालें। आधा घंटा उबालकर ठंडा करने के बाद यदि बर्तन के तली में सफ़ेद चूने सदृश पदार्थ जमा हो जाए तो इसका अर्थ है कि जल में कठोरता विद्यमान है। वस्त्र धुलाई है तो जल की कठोरता दूर करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि भैया आप लोगों को पता होगा ना, जो कठोर जल होता है उसमें कपड़े साफ नहीं होते हैं। तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है कि कठोर जल साबुन में फेन नहीं बनाता, इसके विपरीत सफ़ेद चिकने थक्के बन जाते हैं जो मैल के साथ वस्त्रों के तानों बानों के मध्य में बुरी तरह चिपक जाते हैं। इन्हें हटाने के लिए मृद जल का उपयोग आवश्यक हो जाता है। तो जैसे यदि आप पानी गर्म कर लेते हो ना, तो क्यों अधिकतर पानी गर्म करके धोया जाता है जहाँ पर कठोर जल पाए जाते हैं, ताकि जब पानी को गर्म कर लिया जाता है भैया तो क्या होता है कि वो थोड़ा मृद हो जाते हैं, यानी साफ जल हो जाते हैं। तो इससे कपड़े अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं, नहीं तो उसमें चीकट चीकट लग जाता है, पता नहीं कैसे। ठीक है। कठोर जल एवं साबुन के संयोग से निर्मित सफ़ेद चिकने थक्के वस्त्रों के रेशों का रंग उड़ा देते हैं। वस्त्र धूमिल करने के साथ ही कपड़ों में कड़ापन भी ला देते हैं। तो ये बातें होती हैं कठोर जल में कपड़े धोने से। अब देखते हैं कि सूती वस्त्रों की धुलाई से संबंधित ध्यातव्य बातें स्पष्ट कीजिए। देख लेना है ये क्वेश्चनों को, आपको भी ये क्वेश्चन सभी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों को मिल जाएगा, कहाँ पर मिल जाएगा ये आप लोगों को? टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं अच्छे से, पूरा का पूरा मॉडल पेपर वहाँ पर प्रोवाइड सभी मिल जाएगा, सभी के सभी मॉडल पेपर। मोटे भारी सफ़ेद अधिक गंदे वस्त्रों के लिए गर्म जल का उपयोग करना चाहिए। इन्हें सोडियम साबुन के घोल में डालकर उबाला भी जा सकता है। यदि आप लोग पहले डिटर्जेंट पाउडर में डालकर और भिगो कर रख सकते हैं तो भी कपड़े बहुत जल्दी मतलब साफ हो जाएंगे, अच्छे से धुल जाएंगे। और यदि आप गर्म करके धोते हैं तो भी अच्छा रहता है। फिर क्या है, रंगीन वस्त्रों को प्रथम बार धोते समय उनके एक छोर में साबुन पानी लगाकर रंग पक्का है अथवा नहीं इसकी जांच कर लेनी चाहिए। रंग छूटने पर इन्हें सर्वथा अलग करके ही धोना चाहिए। इससे क्या होता है, इनका रंग जो वाइट कपड़े होते हैं, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं, उन पर भी चढ़ जाता है। वस्त्रों को धोते समय ना अधिक पटके, ना पीटे और ना जोर से निचोड़े। यानी कि बहुत लोग क्या करते हैं भैया, उनको मार ऐंठ ऐंठ के सोचेंगे तुरंत सूख जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ना उनको पटकना चाहिए और ना ज़्यादा रगड़ना चाहिए।
रंगीन वस्त्रों के लिए गुनगुने अथवा ठंडे जल का उपयोग करना चाहिए। उन्हें कभी गर्म जल अथवा सोडे के घोल में नहीं डुबाना चाहिए, इससे रंग को क्षति होती है। जो रंगीन कपड़े होते हैं उनको क्या करना चाहिए, आप लोगों को ठंडे जल में उपयोग करना चाहिए या गुनगुने पानी में। और आप लोगों को तो इतना सब कुछ पता ही होगा कि कैसे कैसे क्या करना रहता है। विभिन्न भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्रों के एक साथ भी नहीं डुबोना चाहिए। क्या होते हैं, इनसे एक दूसरे के रंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और कपड़े का जो कलर होगा वो खराब हो जाएगा। रंगीन वस्त्रों को कड़ी धूप में नहीं सुखाना चाहिए, इससे उनका रंग उड़ जाता है। उन्हें छाया में हवादार स्थान में सुखाना चाहिए। वस्त्र सुखाने के लिए कच्चे रंग की रस्सी अथवा जंग लगे लोहे का तार का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, वस्त्रों को सुखाने के लिए नायलॉन की रस्सियाँ सर्वथा उपयुक्त होती है। उनके लिए क्या होता है कि जो रस्सियाँ कच्ची होती हैं या फिर जो जंग लगे लोहे होते हैं उनका जंग छूटकर उन कपड़ों में लग जाता है, तो ये बहुत ही बेकार हो जाता है। इसके साथ साथ कमीज बूशर्ट को हैंगर पर सुखाने से वो सीधे रहते हैं। कमीज और बूशर्ट को क्या कहते हैं, जो शर्ट होता है आप लोग बोलते हो बूशर्ट, गाँव में वगैरह में बोलते हैं ना, पैंट बूशर्ट, तो वो उसको क्या करना चाहिए, हैंगर पर सुखाना चाहिए। इससे क्या होता है, उनका जो क्रीज होता है यानी कि जो फोल्डिंग होता है मोड़, वो बने रहते हैं। फिर क्या, शुष्क धुलाई से लाभ व हानि बताइए। शुष्क धुलाई से क्या लाभ है और क्या हानि है, ये देखते हैं। जिन वस्त्रों को पानी के द्वारा धुलाई करने पर नष्ट या हानि पहुंचने की आशंका है, ऐसे वस्त्रों को शुष्क धुलाई की जाती है। शुष्क धुलाई से वस्त्रों के सिकुड़ने नहीं पड़ती, जबकि पानी से धुलाई करने पर पड़ जाती हैं। फिर देखते हैं, मलमल तथा रोएदार वस्त्रों को सफलतापूर्वक शुष्क धुलाई द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। रोएदार वस्त्र यदि पानी में धोए जाएंगे तो चपटे पड़ जाएंगे, किंतु शुष्क धुलाई करने से यह दोष नहीं आएगा। जिन कपड़ों में तहें चुन्नटें पड़ जाती हैं, वे भी यदि शुष्क धुलाई द्वारा स्वच्छ किए जाएं तो उन्हें तहें और चुन्नटें नष्ट नहीं होंगी, क्योंकि धुलाई में वस्त्र गीला नहीं होता है। और इसकी हानियाँ भी हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। देखता हूँ इसके हानि भी बता देता हूँ, और साबुन और अपमार्जनक में अंतर भी हम लोग देख लेते हैं कि यह बहुत बेसील होता है, यानी इसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता है। ज्वलनशील द्रवों की गंध वस्त्रों पर विशेषकर ऊनी वस्त्रों पर बहुत समय तक रहती है, यानी जो ज्वलनशील घोलक होते हैं उनकी गंध जो वस्त्रों पर बहुत समय तक रहती है। चिकनाई द्वारा जो धूल आदि वस्त्र पर जम जाती है, घोलक केवल उसी की सफाई करते हैं। अतः शुष्क धुलाई के उपरांत वस्त्रों में धब्बे के दाग जैसे पसीना, चाय, काफ़ी आदि बने रहते हैं तथा इन्हें पानी की सहायता से ही स्वच्छ करना पड़ता है। यानी क्या होता है कि शुष्क धुलाई में, यानी कि इसमें सूखा धुलाई जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो सफाई होती है ना, वो धूल और चिकनाई यही गायब होती है, बाकी जो दाग वगैरह होते हैं वो लगे रह जाते हैं। अब देखते हैं साबुन एवं अपमार्जक में अंतर क्या होता है। क्या होता है कि साबुन कठोर जल में शीघ्रता में झाग नहीं बनाता है। झाग बनाने के लिए बार बार साबुन को वस्त्र पर रगड़ना पड़ता है। यानी साबुन क्या होता है, जो कठोर जल होता है वहाँ पर झाग नहीं बनाता है। लेकिन डिटर्जेंट पाउडर क्या होता है कि वो जल में पूरी तरह सफलता के साथ झाग बना लेता है। इसके लिए अधिक अपमार्जक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। वो कभी कभी कपड़ों को काट भी देता है, कपड़ों के कलर को काट देता है या कपड़े के ऊपर के आवरण को भी काट देता है। फिर क्या, साबुन वसीय अम्लीय के लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होता है, यानी डिटर्जेंट पाउडर जो होता है पेट्रोलियम उत्पाद तथा अन्य रसायनों से बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है, साबुन से रंगीन वस्त्रों के रंग निकलने का डर रहता है। साबुन से क्या होता है, जो रंगीन वस्त्र हैं ये रंग निकलने का डर रहता है, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर से प्रयोग से वस्त्रों के रंग नहीं निकलते हैं, अतः रंगीन वस्त्रों की प्रभावशाली ढंग से धुलाई हो जाती है। चौथा क्या है, साबुन से हाथों एवं उंगलियों की त्वचा को नुकसान पहुंचता है, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर से क्या होता है, आंखों और उंगलियों की त्वचा को पूर्ण सुरक्षा होती है। अब दरी कालीन को इस प्रकार साफ किया जाए, ये आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और क्या है, दाग लगाने पर तत्काल क्या करें, ये दोनों क्वेश्चन। और मशीन से बनी लेस धोने की विधि,
ये 3 क्वेश्चन आप लोग देख लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो का बहुत ज़्यादा लंबा भी हो रहा है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।